हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि आपके लिए बहुत जल्द सेकेंड लेक्चर लाने वाले, अपलोड करने वाले यूट्यूब पे। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर का पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लास 12 के बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट डे हमने फर्स्ट लेक्चर में चार्ज का इंट्रोडक्शन दिया था। सेकेंड लेक्चर में हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। बहुत सारी बातें हम पढ़े हुए हैं, बहुत सारी नई चीज में सीखेंगे भी। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्काईफाई रनर, वो सब्सक्राइब कर लेगा। और जो मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको बता दूं अपने बारे में कि मेरा नाम अनीश मयंक है और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहला चीज है बच्चों चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हमने चार्ज के एग्जिस्टेंस के बारे में बोला था बच्चों कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चों क्या होता है कि लाइक चार्ज विल रिपेल वेयर एज अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज क्या करता है बच्चों, एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। Whereas unlike charge attract each other. Like charge क्या करता है बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करता है। Whereas unlike charge attract each other. मतलब क्या होगा बच्चों इसका कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो और निगेटिव निगेटिव हो, इसके बीच में होगा बच्चों रिपल्सन। इसके बीच में होगा रिपल्सन, क्योंकि दोनों सेम काइंड का चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन होता है। नेगेटिव नेगेटिव में भी क्या है, रिपल्सन होता है। अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां क्या होगा बच्चों, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दो डिफरेंट चार्ज है। तो सेम चार्ज क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा, जबकि डिफरेंट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या बोलेंगे, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव है ना, ये हम लोग पढ़े भी हुए हैं कि चार्ज क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। क्यों होता है एडिटिव, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इट मीन्स दैट इट कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली। इट मीन्स दैट इट कैन बी एडेड, इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐड कर सकते हैं। कैसे, अल्जेब्रिकली भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर मान लीजिए आपके पास Q1 है 2 कूलम, Q2 है -3 कूलम, Q3 है 4 कूलम और Q4 है -1 कूलम। अब कहेगा कि टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों, तो Q टोटल अगर हम लोग निकालेंगे तो हमने क्या कहा है, इसको अल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बच्चों, ये हमारा चार्ज का सम हो गया। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, 2 कूलम प्लस -3 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस -1 कूलम, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6 कूलम और -4 कूलम, ये कितना हो जाएगा, 2 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हुआ बच्चों, 2 कूलम हुआ। तो ये हमारा क्या कहलाया, सेकेंड प्रॉपर्टी, क्या कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मतलब चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, अल्जेब्रिकली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रॉपर्टी, इसको इरेज किया जाए। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये क्या कहता है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जैसे मास के बारे में पढ़े हम लोग, क्या पढ़े मास के बारे में, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
सिमिलरली चार्ज को भी उसी हिसाब से देखेंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब क्या होगा, वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर करते हैं। यही क्या कहलाता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है, सबसे बढ़िया एग्जांपल वो है हमारा पेयर प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों। अच्छा, लेकिन एक और बात बता दें, इसको एक और टर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना, एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं। और लिखिएगा, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नली जितने भी इन्फ्लुएंस होंगे सबसे वो क्या होगा, फ्री होगा, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इसको हम लिख सकते हैं फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। बाहरी किसी भी चीजों से इसको क्या करना है, बचा के रखना है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। आइसोलेटेड सिस्टम को हम लोग कहते हैं फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, है ना, सिस्टम free from external influence. Total charge on an isolated system will remain constant. ये क्या होगा, हमेशा constant होगा। ये क्या होगा, हमेशा constant होगा। Total charge on an isolated system will remain constant. ये क्या होगा, हमेशा constant होगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तो इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। ठीक है, आई होप नोट हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। हमने बोला है आइसोलेटेड सिस्टम, जो ये थोड़ा सा वर्ड जो है इसको समझने की जरूरत है कि आइसोलेटेड सिस्टम आखिर होता क्या है। तो जब से ये कोविड-19 कोविड-20 का केस शुरू हुआ है बच्चों, स्टार्टिंग हुआ है कोविड-19 और 20 का, क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, कि कहा नहीं जाता है किसी को ऐसा हो जाता है, आइसोलेट कर दो इसको आइसोलेट कर दो, है ना, इसको आइसोलेशन वार्ड में रख दो। आइसोलेट करना मतलब ये हो गया कि दुनिया के और लोगों से उसको हटा के रखना, है ना, घर में आइसोलेट हो जाए, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब होता है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से जितनी भी चीजें हैं सब क्या होगी, फ्री होंगी, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन, है ना। अब यहाँ पे बात करेंगे एक एग्जाम्पल से। तो हमने कहा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सपोज एक हमारा ये सिस्टम हो गया, सिस्टम में 4 चार्जेस हो गए, 2 कूलम हो गया, 3 कूलम हो गया, -4 कूलम हो गया और 6 कूलम हो गया बच्चों। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम और 6 कूलम। अब हमने क्या किया बच्चों, इसको शेक कर दिया, शेकिंग किया हमने, है ना, बाय शेकिंग, बाय शेकिंग। शेक करने से क्या हुआ बच्चों, हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे, है ना, 3 कूलम है, -5 कूलम है ना, 4 कूलम है, तो ये वाला कितना होगा, Q4 कितना होगा, है ना। सेम सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पे इसकी एंट्रोपी 0 हो जाएगी, आइसोलेटेड सिस्टम है तो डिस्टर्बेंसेस में नहीं होगा। सब थर्मोडायनामिक्स की चीजें हैं, नहीं पता तो थर्मोडायनामिक्स 11 का थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, जो सब था उसमें सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या है, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें क्या हो गया कि 4 चार्जेस हमने रख दिए, 2 कूलम, 3 कूलम, -4 कूलम और 6 कूलम। इसमें 3 कूलम, -5 कूलम, 4 कूलम और Q4 का हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दोनों का चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा बच्चों, राइट ना, दोनों का चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। यहां पे कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि दोनों का चार्ज क्या होगा, इक्वल होगा। हमेशा इस बात को ख्याल रखना है, ठीक है। अब जब हम इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस -4 कूलम प्लस 6 कूलम।
इज इक्वल्स टू 3 कूलम प्लस -5 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस Q4। यही हुआ बच्चों, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, 3 कूलम से 3 कूलम को कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये क्या होगा, 4 कूलम हो गया, 4 कूलम इज इक्वल्स टू -1 कूलम प्लस Q4। तो Q4 कितना हो जाएगा बच्चों, Q4 कितना हो जाएगा, Q4 कितना हो जाएगा 5 कूलम। ये कितना होगा, चार्ज 5 कूलम का होगा, तब ये क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे भी हम वर्बली करके देख लेते हैं, ये अगर 5 कूलम होता तो ये और ये कैंसिल हो जाता, तो 4 3 7 कूलम इस पे टोटल चार्ज हो जाता। इधर देखते हैं 6 3 9 और 2 11, है ना। 11 में से -4 7 कूलम, सेम आ रहा है दोनों, वर्बली भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, इरेज करते हैं इसको। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम बात करेंगे पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन, हम बात करेंगे पेयर प्रोडक्शन का, ठीक है बच्चों, पेयर प्रोडक्शन का। तो क्या है कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस पे हमने क्या किया, गामा फोटोन को बम्बार्ड कराया, गामा फोटोन। अभी देखिए एक बात बता रहे हैं हम आपको, है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि गामा फोटोन के पास चार्ज, इनिशियल चार्ज नहीं होता, मतलब चार्ज ही नहीं होता है इस पे कोई भी, है ना। Q इज इक्वल टू 0, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बम्बार्ड करा रहे हैं किस पे, न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो न्यूक्लियस से क्या होगा, हमारा अलग हो जाएगा। न्यूक्लियस पे हम इसको क्या करते हैं बच्चों, गामा फोटोन को बम्बार्ड कराते हैं पेयर प्रोडक्शन में। बम्बार्ड मतलब स्ट्राइक कराते हैं उसको, ठीक है। तो एक गामा फोटोन अगर उस पर डाल रहे हैं हम लोग, तो उसमें हमको मिलता है, एक पार्टिकल मिलता है जिसका नाम है पॉजिट्रॉन, और एक पार्टिकल मिलता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा पॉजिट्रॉन और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है बच्चों। अब प्रोटॉन नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटॉन ये नहीं होता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसका अगर हम देखेंगे टोटल चार्ज, फाइनल चार्ज अगर हम देखते हैं, तो फाइनल चार्ज क्या कहेंगे हम लोग, फाइनल चार्ज इज इक्वल्स टू +E - E 0। अब देख रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ होल्ड कर रहा है ना, क्या हो रहा है, Q इज इक्वल्स टू 0, गामा फोटोन का चार्ज होता नहीं है, और फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, ये +E और -E, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, इस दोनों को पॉजिट्रॉन और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एंटी पार्टिकल्स, इसको हम कहते हैं बच्चों एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एंटी पार्टिकल्स कहते हैं, है ना। दोनों का मास क्या होगा, सेम हो जाएगा, मास विल बी सेम, दोनों के मासेस क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब बताइए बच्चों, अगर पॉजिट्रॉन प्रोटॉन होता, दोनों अलग चीज है, ठीक है ना। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रोटॉन है बच्चों, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पे है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेचर चेंज हो गया बच्चों, लेकिन मास क्या है, बिल्कुल दोनों का सेम है। तो ये हो गया हमारा पेयर प्रोडक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब क्या है कि गामा फोटोन को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, कि उसमें एनर्जी होता है बच्चों, ठीक है, और क्या होता है, मास नहीं होता। गामा फोटोन में क्या होता है बच्चों, गामा फोटोन में एनर्जी विल बी देयर, एनर्जी विल बी देयर। जो बिहार फोटोन है वो लिख लीजिएगा कि गामा फोटोन में जो है एनर्जी होता है, बट देयर विल बी नो मास, उस पे क्या होगा, मास नहीं होगा। लेकिन अगर वही बच्चों हम लोग बात करें इसके बारे में, तो क्या हो जाएगा, मास तो होगा, है ना। इसमें क्या होगा कि एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मास में चेंज हो रहा है बच्चों। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। किस में, देखिए ना,
खुद देखिए इसका, ध्यान से देखिएगा। गामा फोटोन का एनर्जी होता है लेकिन उसमें मास नहीं होता, ठीक है। गामा फोटोन में एनर्जी होती है बट गामा फोटोन में मास नहीं होता है। उसी तरीके से यहां देखिएगा कि ये मास हो गया ना दोनों का, मास सेम है। मास क्या है? सेम है। कितना होगा मास? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। तो इसका मास क्या हो जाएगा बच्चों? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। ये क्या हो गया? मास ऑफ एंटी पार्टिकल्स, किसका? पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है बच्चों, तो ये बात हो गई किसकी? पेयर प्रोडक्शन की। इसको जल्दी से नोट कर लिया जाए बच्चों। ठीक है, ओके, इरेज करते हैं इसको बच्चों। पेयर प्रोडक्शन हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ही है इसके बाद। दूसरा एग्जांपल देते हैं हम लोग, पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन, ठीक है बच्चों, ये भी एक हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल है, पेयर एनिहिलेशन। थोड़ा सा हमने कंजूसी कर लिया है, ठीक है, पेयर एनिहिलेशन। थोड़ा सा इसमें हमने कंजूसी कर लिया है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। पेयर एनिहिलेशन की बात करते हैं तो जैसा पेयर प्रोडक्शन था ना, इसका ऑपोजिट हो जाता है क्या? पेयर एनिहिलेशन। जैसा पेयर प्रोडक्शन था उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है क्या? पेयर एनिहिलेशन। जैसा पेयर प्रोडक्शन था उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है क्या? पेयर एनिहिलेशन। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें हमने क्या बताया कि एक पॉजिट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें क्या होगा कि एक पॉजिट्रॉन आएगा और क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। एक पॉजिट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या करेगा? जब कंबाइन करेगा आपस में, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, ये पॉजिट्रॉन हो गया बच्चों, पॉजिट्रॉन, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों। तो जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है तो ये बनाएगा क्या चीज? गामा फोटोन। गामा फोटोन ये क्या बनाता है? गामा फोटोन। मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन करेगा आपस में तो ये बनाएगा गामा फोटोन। अब चलिए इनिशियल देखते हैं। तो पॉजिट्रॉन का, और हम टोटल नेट चार्ज देखें इस पर कितना हो जाएगा? पॉजिट्रॉन का प्लस ई और इलेक्ट्रॉन का माइनस ई। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। फोटोन का हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? सेम हो गई। अब एक बात बताइए, हमने क्या बोला था कि इसमें क्या होता है? मास होता है। दोनों में क्या होता है? मास होता है। कितना होगा? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg। और इसका हमने क्या बोला था? मास नहीं होता, क्या होता है? एनर्जी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है बच्चों? मास इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी। मास इज कन्वर्टेड इंटू क्या हो जाता है बच्चों? एनर्जी। मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस बात को समझ गया कि नहीं समझे? पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। गामा फोटोन किसमें ब्रेकआउट होता है? स्प्लिट किसमें होता है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। देख, किसी चीज को तोड़ना होता है तो किसी पे स्ट्राइक कराना पड़ता है। ये चीज पढ़े हम लोग ना। अगर मान लीजिए जैसे थोरियम का ब्रेकडाउन होता है तो उसका भी रेडियोएक्टिव, जब रेडियोएक्टिविटी होता है वहां पे भी इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है हमारा केमिकल रिएक्शन में भी एग्जिस्ट करता है और साथ साथ न्यूक्लियर रिएक्शन में भी एग्जिस्ट करता है। तो क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज is valid for both. Law of conservation of charge is valid for both chemical as well as nuclear reaction. Chemical as well as nuclear reaction. Chemical reaction में भी as well as nuclear reaction में भी क्या करता है? ये बहुत ज्यादा, मतलब सॉरी, ये वैलिड होता है। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में भी वैलिड है, साथ साथ किसमें वैलिड है? ये केमिकल रिएक्शन में भी, जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े, ऑक्सीडेशन नंबर ये सब पढ़ेगा तो उसमें ये सब चीज है, ठीक है ना। Na से Na+ होता है तो सड़ जाता है ना, इस तरह की चीजें, ठीक है। ओके, इरेज करते हैं इसको। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन। ठीक है बच्चों, अब नया टॉपिक नया प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चौथी प्रॉपर्टी है ना, 3 हो गया था ना, 3 हो गया था, चौथी प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो है हमारा, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज कैसे है इसी को भी देखना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पे एक वर्ड आ रहा है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन कहां से है, क्वांटाइज से है, क्वांटाइज कहां से है, क्वांटा से है, क्वांटा कहां से है, क्वांटम से है ना, कमाल की चीज। ठीक, क्वांटाइजेशन क्वांटाइज से है, क्वांटाइज कहां से है, क्वांटा से है, क्वांटा कहां से है, क्वांटम से है। अब यहां पे सबसे जो असली बात है, रियल बात है, वो हमें जानना है कि क्वांटा का मतलब क्या होता है। जब तक मतलब नहीं समझेंगे तब तक कैसे कहेंगे क्वांटाइज्ड हो गया, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, या चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चलो अच्छी बात है, क्वांटाइज्ड, चार्जेस क्या हो जाएगा, क्वांटाइज्ड होगा, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है बच्चों कि क्वांटा का मतलब समझते हैं पहले, क्वांटा का मतलब क्या होता है, इसका पहले समझते हैं क्वांटा का मतलब, कि क्वांटा क्या होता है। तो क्वांटा का हम लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब होता है क्या, कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा बच्चों, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट विल एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, क्या लिखेंगे, मिनिमम फिजिकल वैल्यू, मिनिमम फिजिकल वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना बच्चों, मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट विल एग्जिस्ट फ्रीली। वो क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट फ्रीली, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। अब चार्ज जो है, क्वांटाइज्ड कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझते हैं हम लोग। तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे कि इट ऑलवेज एग्जिस्ट as the integral multiple of, it always exists as the integral multiple of fundamental, it always exists as the integral multiple of fundamental unit of charge। fundamental unit of charge मतलब बच्चों E ना होता है, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर चार्ज एग्जिस्टेंस। कल भी बताया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर में बताया था हमने कि इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। इस बात को समझते हैं कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा कोई बॉडी है, बॉडी ए है, इसमें मान लीजिए हम 50 इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर लिया बच्चों, 50 इलेक्ट्रॉन इससे हम निकाल लेते हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने निकाल लिया तो इस पे कितना चार्ज पड़ेगा, 50 पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा। ये चीज कल भी समझाया था, मतलब फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था हमने कि अगर 50 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रहे हैं तो 50 क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा। मतलब अगर इस पे क्यू निकालना होगा हमको कि टोटल चार्ज कितना है इस पे, तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 50 ई लिखेंगे, 50 का वैल्यू कितना होता है, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, है ना। क्या होगा, 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब एक बात बताइए हमको, ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है, तो आप गोबर रख लो फिर इसका मतलब। तो ये क्या होगा कि 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होगा ये Q, यहाँ पे टोटल चार्ज। तो यहां से क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है हमारा Q बराबर NE, है ना,
वेयर एन इज इंटीजर। इंटीजर कोई को बोलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है बाबा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 3/5 तो हो नहीं सकता है ना, अब 3/5 का निकाल सकते हैं या 3/5 किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। जब भी देंगे तो इंटीग्रल वैल्यू देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 5 देंगे, 10 देंगे, 60 देंगे, 100,000, 10,000, लाख, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n क्या हो गया, यहाँ पे इंटीजर हो गया, और e की वैल्यू कितनी हो गई, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 कूलम। ये हो गया हमारा क्या चीज, Q इज इक्वल टू NE के फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज होगा। अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। चलिए इसी बात पे जो है हम लोग एक सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है ना, बचपन में भी सॉल्व किए होंगे हम लोग। तो इसको इरेज किया जाए बच्चों, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब हो गया हमारा ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो है चार्ज का, वो खत्म हो गया। तो इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, एडिशनल प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, तो हम न्यूमेरिकल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will constitute 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज में बच्चों कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हमें यही बताना है कि एक कूलम्ब चार्ज में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। एक कूलम्ब चार्ज में बच्चों कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। सॉल्व करिए तो इसको जल्दी से, सॉल्व करिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए जिनका हो गया है अति उत्तम, जिनका नहीं हुआ सर्वोत्तम, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q बराबर क्या है, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है, डेफिनेटली n कैलकुलेट करना है। Q बाई E, Q का वैल्यू कितना 1 कूलम बाई E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, 1 बाई 1.6 ऊपर चला गया तो 10 टू द पावर 19 पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव से ऊपर जाएगा तो आई थिंक ये सब आप लोगों को पता होगा। 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको क्या लिखेंगे, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आपको हमेशा याद रखना है कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेगा, कंस्टिट्यूट करेगा किसको, एक कूलम चार्ज को। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स विल कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको इरेज करते हैं अब। ओके, अब जो है नया सवाल क्या होगा हमारा, नया सवाल क्या होगा, तो नया सवाल होगा, लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन लिखेगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड negative charge, calculate number of positive and negative charge present in, calculate number of positive and negative charge present in 250 gram of water। भैया calculate number of positive and negative charge present in 250 gram of water। भैया ये NCERT का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम NCERT। भाई साहब आप लोगों को लगता है कि भाई ये तो बुक कोई काम का ही नहीं है, बउआ जितनी इसमें कैपेसिटी है ना उतनी किसी किताब में कैपेसिटी नहीं होगी, ये चीज याद रखिएगा। NCERT क्या है, इसमें कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ H2O। 250 ग्राम वाटर में कितना नंबर ऑफ चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बनाया जाए सर, इसको बनेगा, हमें बनाना पड़ेगा, बन जाएगा ना जी, चलो बन जाएगा तो अच्छी बात है।
और जिनका नहीं बनेगा उनके लिए भी हम बात कर ले। तो हम लिखते हैं पहले क्या, H2O लिख के देखते हैं भैया। H2 कितने हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है 2 हाइड्रोजन एटम है। और ऑक्सीजन कितना है भाई, 1 ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब एक बात बताइए कि 2 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन एटम है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, 2 हाइड्रोजन एटम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें 2 प्रोटॉन भी तो होगा, इसमें भी 8 प्रोटॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम। थॉमसन साहब ने बोला था कि कोई भी न्यूट्रल एटम होगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा बच्चों। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 प्रोटॉन ये, 8 इलेक्ट्रॉन ये, 8 प्रोटॉन ये, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी इस पे कितना, ये होगा 10 प्रोटॉन होगा, और कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, सिंपल है ना। पहले अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, कितने 250 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 250 ग्राम में। उसके बाद क्या करेंगे, उसको कितना पॉजिटिव चार्ज है एक पे, 10 प्रोटॉन है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चार्ज कितना होता है, Ni होता है ना, Ni होता है, Ni होता है ना। पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, N कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मूल कॉन्सेप्ट आ जाता है केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। तो मूल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, स्टिचियोमेट्री, ठीक है, ओके। तो ट्राई करते हैं, वैसे हाइड्रोजन का मतलब सॉरी, अगर वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए तो इसमें ज्यादा बताने की हमको जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कह सकते हैं, कितना 18 ग्राम है वाटर का। अब इसमें कह रहा है कि 18 ग्राम वाटर में of H2O will contain 6.022 into 10 to the power 23 molecules Avogadro number, right? 6.022 into 10 to the power 23 molecules, तो 250 ग्राम कितना करेगा, तो 250 ग्राम of H2O will give 6.022 into 10 to the power 23 by 18 into 250, यही होगा 18 into 250, ओके। अब क्या करना है इसमें, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा इसमें, N तो अपने को निकल गया ना, ये हो गया क्या हमारा, N हो गया, ये क्या हो गया, N हो गया। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, ये N और मिलेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.022 into 10 to the power 23 by 18 into 250, 10 प्रोटॉन है तो 10 पॉजिटिव चार्ज से मल्टीप्लाई कर, 10 इंटू प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के सिमिलर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। कैलकुलेशन करिए इसका, बड़ा इजी है कैलकुलेशन करिए इसका भाई साहब, ये हो जाएगा, अभी करते हैं, याद करिएगा, चलिए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6022 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर 25 इंटू 16 इंटू 10 टू दी पावर -19 बाई 18 इंटू 1000 इंटू 10। कुछ ऐसा ही होगा ना जी, गलत नहीं कर दिए कुछ, ठीक है, नहीं किए गलत, अच्छी बात। अभी देखिए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, 6022 गुने 25 गुने 16 बाई 18 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से रखिएगा, 25 से 19 गया तो 6, 6 से इधर 4 ऊपर गया तो 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए ना, इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना क्या होता है ना, सही से निकालिएगा इसको, गड़बड़ नहीं कर लीजिएगा कुछ भी सही से निकालिएगा। इसका आंसर हमारे हिसाब से आना चाहिए 1.34 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम, 1.34 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम। पॉजिटिव चार्ज इतना होगा तो निगेटिव कितना होगा, सेम
1.34 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर कितना हो जाएगा, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, चार्ज की। अब और भी है, एडिशनल प्रॉपर्टीज भी है इसके। भाई साहब चार्ज जाता है किसी बॉडी पे तो मास भी जाता है, मास आएगा तो जरूरी नहीं कि चार्ज आएगा, ठीक है। ये सारे बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए किसके, चार्ज के। तो ये 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हो गए। आई होप आप लोग सही से समझ गए होइएगा, और जो आज नहीं समझे फिर से दोबारा वीडियो रिपीट करके देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो स्काईफाई लर्नर पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो का लाभ ले सकते हैं। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम बहुत जल्दी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं, उस पर जितनी भी पीडीएफ होंगी ये सारी चीजें हम उस पर अपलोड करते जाएंगे। और एक और बात है कि आप लोग जो है सो जितना अच्छे से पढ़ाई करिएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट, ठीक है। तो जाते जाते ये कहना है कि पढ़ाई करते रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने बड़े बुजुर्ग का रिस्पेक्ट करें, और साथ साथ अपने आप को कोरोना से बचा के रखें ताकि अपने परिवार भी बच पाए। थैंक यू।